वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर की इक्विवेलेंट सर्किट विद ईच एंड एवरी कंपोनेंट को डिटेल में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उस पर अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, सबसे पहले हम जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको अच्छे से समझना है, तो उसके लिए जो भी बेसिक टर्म्स है उसको फास्ट फॉरवर्ड वे में और बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। तो हमें पता है ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, HV वाइंडिंग एज वेल एज LV वाइंडिंग, मीन्स हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई देंगे वो हमारी होगी प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग के साथ हम लोड जोड़ेंगे वो हमारी होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो चलो, मैंने मान लो कोई भी एक वाइंडिंग को सप्लाई दिया, तो सप्लाई को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ V1 से, और वो वाइंडिंग में से करंट पास होगा। अब जब करंट पास होगा तब वाइंडिंग का मटेरियल है वो ये जो करंट का ऑपोजिशन करेगा, और ये जो वाइंडिंग का मटेरियल ये जो करंट का फ्लो का अपोज कर रहा है उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। देन तो हमें पता है कि हमें प्राइमरी साइड वोल्टेज V1 दिया, करंट I1 फ्लो हुआ, तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसने ये जो करंट I1 का अपोजिशन किया उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस R1 से। सिमिलर वे ऑन द सेकेंडरी साइड करंट I2 फ्लो होगा, तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग का मटेरियल है वो करंट I2 का अपोज करेगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग R2 से। मीन्स प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस R1, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस R2। चलिए और आगे बढ़ते हैं, वो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है लीकेज रिएक्टेंस। तो जैसे ही हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट I1 एस्टैब्लिश होगा, देन वो वाइंडिंग में फ्लक्स एस्टैब्लिश करेगा, और ये जो फ्लक्स है वो कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होगा। बट थिंग इज कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग में जितना भी फ्लक्स डेवलप होगा वो पूरा का पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं करेगा, बट फ्लक्स का थोड़ा पोर्शन है वो एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करके वाइंडिंग में फिर आ जाएगा। मीन्स ये जो फ्लक्स है वो हमारे लिए कोई यूजफुल काम नहीं कर रहा है, बस वो वहां पे ही गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम लॉस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो फ्लक्स है उसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। देन बिकॉज उसका अल्टीमेट टास्क है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जब डेवलप होता है तब उसको कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाना होता है, पर वो हमारे लिए वो टास्क नहीं कर रहा है, वो एयर के थ्रू ही बस अपना पाथ कंप्लीट करके वहां पे गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, और उसकी वजह से हमें जो लॉस ऑफर हो रहा है उसको हम बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस। सिमिलर वे ऑन द सेकेंडरी साइड कि जो फ्लक्स डेवलप होगा वो पूरा का पूरा अपना यूजफुल टास्क नहीं करेगा, उसका भी थोड़ा पोर्शन है वो एयर के थ्रू अपना काम करता रहेगा, मीन्स वहां पे गोल गोल घूमता रहेगा, और सेकेंडरी में वो कोई यूजफुल टास्क नहीं कर रहा है, तो वो सेकेंडरी साइड भी हम उस लीकेज रिएक्टेंस को X2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मुझे ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको मैंने आपको थियरी के फॉर्म में लिख दिया है, सो काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम सीख लेते हैं, जो भी हमने सीखा उसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग जो हमें रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है वो R1, उसका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो X1। सिमिलर वे ऑन द सेकेंडरी साइड जो रेजिस्टेंस है वो R2, और जो लीकेज रिएक्टेंस है वो है X2। चलिए अब हम इक्विवेलेंट डायग्राम की जो शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहला केस लेंगे ऑन नो लोड। नो लोड मीन्स यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, करंट एस्टैब्लिश होगा, वो फ्लक्स वाइंडिंग में डेवलप करेगा, फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, वहां पे EMF डेवलप करेगा, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट मीन्स नो लोड रखा है, तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो वहां पे जो करंट की वैल्यू है वो होगी 0। तो क्वेश्चन इज ये प्राइमरी करंट ने किया क्या, उसका काम क्या था? तो कि ये जो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है, प्राइमरी करंट की वैल्यू वो नो लोड करंट के बराबर होगी। अब ये नो लोड करंट क्या है? तो ये जो नो लोड करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। नो लोड करंट का एक जो पार्ट है उसका नाम है IC, जो है कोर लॉस, बराबर कोर लॉस करंट कंपोनेंट का बोलेंगे कि ये जो है वो कोर लॉस को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगा, और उसको मैंने कोर लॉस को RC से रिप्रेजेंट किया है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IC, मीन्स IC/RC ड्रॉप। और दूसरा जो पार्ट है वो है IM, जो वाइंडिंग को मैग्नेटाइज्ड करने में यूटिलाइज हो जाएगा। देन तो ये जो नो लोड करंट है वो दो पार्ट में
IC और IM, IC मीन्स कोर लॉस को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगा और IM मीन्स वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करने में यूटिलाइज हो जाएगा। डन। तो ये है नो लोड करंट I0। चलिए अब हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑन नो लोड सीख लेते हैं। तो ये है पूरा डायग्राम फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट ऑन द नो लोड। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस R1 X1 रिस्पेक्टिवली और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस R2 X2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे नो लोड है तो मैंने नो लोड कंपोनेंट को पूरा रिप्रेजेंट किया है। डन। और यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि I2 की वैल्यू 0 रहेगी और ये जो E2 की वैल्यू है वो V2 के बराबर होगी बिकॉज करंट फ्लो नहीं हो रहा है। देन अगर प्राइमरी साइड बात करें तो I1 की वैल्यू I0 के बराबर होगी बराबर और I0 की वैल्यू होगी IC प्लस IM जितनी। अगर मुझे V1 और E1 के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो यहाँ पे जो वोल्टेज V1 है उसमें से जो प्राइमरी वाइंडिंग में लॉसेस हो रहे हैं उसको मैं माइनस करूंगी, मीन्स माइनस I0 R1 माइनस I0 X1। आप I1 R1 I1 X1 भी लिख सकते हैं बिकॉज I1 की वैल्यू I0 के बराबर ही है। देन इक्वल टू हमें मिलेगा E1, मीन्स जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसमें से जो प्राइमरी वाइंडिंग के लॉसेस है उसको हम माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा EMF E1। तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर फॉर नो लोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड के बारे में सीख लेते हैं कि जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया, करंट एस्टैब्लिश हुआ, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो नो लोड करंट के बराबर होगी बिकॉज फिलहाल मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कोई लोड जोड़ा नहीं है। तो ये जो प्राइमरी करंट है वो नो लोड करंट के बराबर ही होगा और ये जो करंट है वो लॉसेस को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगा। देन अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड जोड़ने वाली हूँ। देन तो जैसे ही मैंने लोड जोड़ा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से करंट पास हुआ वो है I2। अब थिंग इज कि हमें पता है कि प्राइमरी करंट जिसको हम सप्लाई देंगे तो उसने प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप किया होगा, वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक हुआ होगा, वहाँ पे EMF डेवलप किया होगा। डन। और बाद में ये करंट I2 पिक्चर में आया होगा। बट थिंग इज कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये करंट I2 जिसकी वजह से आया उसका वो अब अपोज करने वाला है, मीन्स अल्टीमेटली उसकी जर्नी प्राइमरी साइड से आई ना, तो अब वो प्राइमरी साइड का अपोजिशन करेगा, मीन्स प्राइमरी साइड से जो फ्लक्स हो रहा है आ रहा है उसका ये अपोज करने वाला है। डन। तो उसकी डायरेक्शन है वो प्राइमरी की साइड से अपोजिट होगी। अब प्राइमरी वाइंडिंग के लिए चैलेंज ये है ये जो अपोज कर रहा है उसके सामने उसको फाइट करना है। डन। तो प्राइमरी वाइंडिंग ये जितना अपोज कर रहा है उतनी ही वैल्यू का करंट वो सप्लाई में से लेगा और इनके सामने फाइट करेगा। देन तो ये जो सेकेंडरी करंट है I2 जो प्राइमरी करंट के सामने अपोज कर रहा था तो प्राइमरी वाइंडिंग ने उतनी ही वैल्यू का करंट सप्लाई में से लेके उसके सामने रख दिया, मीन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया ताकि वो जो मेन फ्लक्स है उसकी वैल्यू कोर में मेंटेन करवा सके। तो यहाँ पे मुझे अगर प्राइमरी करंट की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे हो जाएगी I0 प्लस I2 डैश। I2 डैश है वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट अपोज कर रहा है उसको ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगा। डन। और जो I0 है वो तो हमें पता ही है कि स्टार्टिंग में वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करनी पड़ेगी एज वेल एज जो कोर लॉस है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो प्राइमरी करंट की वैल्यू है वो होगी I0 प्लस I2 डैश, मीन्स I0 मीन्स कि उसको जो कोर लॉस है और जो वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करनी है उसमें मेहनत पड़ेगी वो है, और I2 डैश मीन्स कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू जो उसको अपोजिशन मिल रहा है उसको सामने फाइट करने के लिए वो उसको ये कंपोनेंट रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो प्राइमरी करंट की वैल्यू होगी वो होगी I0 प्लस I2 डैश। चलिए अब हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन लोड सीख लेते हैं। तो ये है पूरा डायग्राम और यहाँ पे हमें जो प्राइमरी करंट की वैल्यू है वो होगी I0 प्लस I2 डैश, और यहाँ पे V1 और V1 के बीच में अगर मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करूँ तो मुझे V1 में से जो प्राइमरी वाइंडिंग में लॉसेस हो रहे हैं उसको मुझे माइनस करना है। सो माइनस I1 R1 माइनस I1 X1, सो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा E1। देन सिमिलर वे ऑन द सेकेंडरी साइड पहले EMF E2 डेवलप्ड होगा और उसमें से मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के लॉसेस को माइनस करूंगी तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा V2। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करनी है कि सबसे पहले V1 आएगा, V1 में से जब हम लॉसेस माइनस करेंगे तब E1 मिलेगा, मीन्स प्राइमरी साइड V1 बड़ा है और E1 छोटा है बिकॉज पहले V1 आया उसमें से लॉस माइनस किया तब हमें E1 मिला।
अब सेकेंडरी साइड है, वहां पे E2 बड़ा है, पहला E2 आया, उसमें से जब हमने लॉस माइनस किए तब हमें V2 मिला है। डन। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। ऑन प्राइमरी साइड V1 बड़ा E2 छोटा, सो V1 E1। सेकेंडरी साइड E2 बड़ा V2 छोटा, सो E2 V2। अब फाइनली मैं आपके सामने ये सर्किट रख रही हूं और जितने भी मैंने टर्म्स यूज किए हैं उसके सारे फुल फॉर्म्स। वंस अगेन, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.